हेलो एवरीवन, नमस्कार। हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस, जिसमें आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा सब्जेक्ट इकोनॉमी। आज एक नया सब्जेक्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पैरामीटर हमारी एग्जाम से रिलेवेंट होंगे और जिनको याद करना पॉसिबल होगा, उन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से बने हैं, और उसके बाद देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो कितना रेलेवेंट है। इसको एनालिसिस करने के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का देखेंगे, जिससे कि हमें ये आइडिया लगेगा कि हमने जो कंटेंट तैयार किया है उससे पिछले के सालों के क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट कर पाते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में कितनी प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहली जो बात आती है वो है थ्रू आउट द सिलेबस हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जो मेन टॉपिक इसमें आएंगे उनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम आरबीआई की बात करेंगे। आरबीआई से मेरा मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है, उनसे किस टाइप का क्वेश्चन पहले बना है और किस टाइप के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे हमारी इकोनॉमी सेक्शंस में वो है एफआरबीएम एक्ट। देन हम बात करेंगे जीएसटी की। देन इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड पैरामीटर्स पे वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। आईएमएफ क्या है, आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, इसके करंट चेयरमैन कौन है, इंडिया के साथ क्या रिलेशंस है और क्या ग्रोथ प्रोडिक्शन की गई है, सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से भी हम लोग वही पैरामीटर्स पे डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड बैंक का जो है फॉर्मेशन किस तरीके से किया गया है, क्या उनका जो है कंपोजिशंस है, किस तरीके से ये इंडिया से रिलेटेड है और ये इसकी जो ग्रोथ की प्रिडिक्शन है इंडिया के लिए वो क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेबी, यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज के लिए जो बोर्ड बनाया गया है उसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देन नाबार्ड पे बात करेंगे और इकोनॉमिक रिफॉर्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है वो है 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन टॉपिक्स पे हमें बात करना है थ्रू आउट द सिलेबस और वो इकोनॉमी में जो भी सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक है वो हम लोग करंट अफेयर का जो सेक्शन होगा उसमें मेंशन करेंगे, स्पेशली इकोनॉमी का जो पार्ट होगा उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, जो इसके अलावा जो चैप्टर बचे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी आरबीआई से। अब आरबीआई को अगर हम लोग पढ़ने बैठ जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन हमें केवल और केवल उतना ही काम करना है जितना हमारी एग्जाम से रिलेवेंट है, जिससे कि हम एक कम स्टडी करके भी एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो यहाँ हमारे से इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत का केंद्रीयकृत बैंक है, यानी बैंकों का बैंक है। कौन? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसका स्थापना कब की गई? एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1934। एग्जैक्ट डेट आपको पता होनी चाहिए, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1934 को। और ये कौन सा एक्ट था? आरबीआई एक्ट 1934। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये तो याद होता है लेकिन एक्ट याद नहीं होता। तो एग्जैक्ट एक्ट हमें पता होना चाहिए। एक्ट कौन सा था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। इसने कब से फंक्शन करना स्टार्ट किया? वो है 1 अप्रैल 1935। अगर आपको ये डेट नहीं याद है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऊपर की दो डेट और टाइम पीरियड आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फंक्शन कब से स्टार्ट किया था, इतना डेप्थ में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। हेडक्वार्टर से रिलेटेड डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? मुंबई है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तुक्का लगाते हैं कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, जबकि वो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो हमारे को पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई कहाँ पे है? मुंबई में। अगर करंट में बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है वो कौन है करंट में? शक्तिकांत दास। ये डेटा भी हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
आरबीआई से सिंपल सीधा सा क्वेश्चन बनेगा, इन्हीं स्लाइड्स में से आपको देखने को मिलेगा अगर आरबीआई से कोई क्वेश्चन बनता है तो। सबसे पहला क्वेश्चन आरबीआई की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेगा ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर स्टेटमेंट बेसिस पे दे देगा। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1 अप्रैल 1934 को। किस एक्ट के तहत हुआ? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत। कब से फंक्शन करना स्टार्ट किया? ये बहुत रेयर चांस है कि ये पूछा जाए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इतनी चीजें हमें आरबीआई के बारे में पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आईएमएफ। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आईएमएफ से बनता है तो ये बनता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म से ही रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जुलाई 1944। एग्जैक्ट आपको जुलाई पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था, क्योंकि ऑप्शंस में एक बार पूछ लिया गया था जून 1944, जुलाई 1944, और ऐसे करके मंथ का नाम भी हमें यहाँ पे मेंशन करना था। तो इस तरीके से हमें एग्जैक्ट जुलाई 1944 हमें पता होना चाहिए। अब ये किस प्लान के तहत, किस मीटिंग के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो ये हमें पता होना चाहिए कि ब्रिटेन वुड नाम का जगह है, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था और इसमें एक प्रोडक्ट निकल के आया और ये था क्या? आईएमएफ। इस सम्मेलन में बात हुई कि हमें एक ऐसी संस्था बनानी चाहिए जो फंड करे, जो स्टेट को फंड करे, जो देश को फंड करे उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज के लिए, तो उनको लोन प्रोवाइड करे। तो वो कौन सा सम्मेलन था? ब्रिटेन वुड सम्मेलन था। और ये कहाँ पे हुआ था? ये यूएसए नाम की जो कंट्रीज है उसमें जगह है ब्रिटेन वुड। अब बात आती है कि इसका जो है फंक्शन क्या है। दे एग्रीड ऑन ए फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका मेन जो फंक्शन है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए ये काम आता है। कौन? आईएमएफ। अब हमें ये पता होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसका जो है करंट में चेयरमैन कौन है या फिर अध्यक्ष कौन है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में है और जो चेयरमैन है वो क्रिस्टलिना जॉर्जियो है। इतनी चीजें हमें आईएमएफ के बारे में पता होनी चाहिए। आईएमएफ का एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ, कब हुआ? जुलाई 1944। किस सम्मेलन के तहत हुआ? ब्रिटेन वुड सम्मेलन के तहत हुआ। इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियो है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में है। इतनी चीजें अगर आपको याद है आईएमएफ से रिलेटेड तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन डेफिनेटली सही होने वाला है अगर आईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो। आगे बढ़ते हैं। एक और संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। एक और संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है उसको आईएमएफ की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। आई बात समझ में? जुड़वा बहन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस संस्था का फॉर्मेशन भी जो है वो ब्रिटेन वुड सम्मेलन से ही हुआ था और ये कब हुआ था? 1944 में ही हुआ था। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में ही है। आई बात समझ में? अगर कोई अदर बात याद करने की है तो वो ये है कि इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? अजय बंगा। क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है तो यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी वेरी हाई है। तो ये जरूर याद रखें कि अजय बंगा जो है वो चेयरमैन है किसके? वर्ल्ड बैंक के। और आईएमएफ के चेयरमैन कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जियो। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में। इतनी चीजें आप लोग याद रख पाएंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार सेबी से रिलेटेड। सेबी। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आपको सेबी लिख देगा और बोल देगा कि बी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब एस्टेब्लिश की गई? ये एस्टेब्लिश की गई 1988। और यहाँ पे इसको स्टेचुटरी पावर कब दिया गया? स्टेचुटरी पावर दिया गया 12 अप्रैल 1992। तो दोनों जो टाइम पीरियड है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए
कि ये कब एस्टैब्लिश की गई। अप्रैल 12 1988 को ये एस्टैब्लिश की गई और इसको जो है स्टैट्यूटरी पावर कब दिया गया, एग्जैक्ट इसके 4 साल बाद 12 अप्रैल 1992 को। आई बात समझ में। इसका काम क्या है, ये काम जो इसका फंक्शन है रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट के लिए जो ये है सेबी जो है काम करता है। कहाँ पे सिक्योरिटीज कितनी एक्सचेंज की जानी है, कितनी क्वांटिटी में, उनकी रेट क्या होगी, सारी रूल एंड रेगुलेशन कौन डिसाइड करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके करंट में चेयरमैन कौन है, करंट में चेयरमैन जो है वो है श्रीमती माधवीपुरी बुच, श्रीमती माधवीपुरी बुच। सेबी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इस स्लाइड से बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 0 है। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं फिर से सुने। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो ये हुआ था 12 अप्रैल 1988। इसको स्टैट्यूटरी पावर कब दी गई, एग्जैक्ट 4 ईयर बाद में, और ये दी गई 12 अप्रैल 1992 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका फंक्शन क्या है, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। और इसके अलावा इसके चेयरमैन कौन है, माधवीपुरी बुच। इतनी बातें हमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक बनता है, वो है हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर के। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है। एलपीजी रिफॉर्म्स में एल किसको डिफाइन करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एल से मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी से मतलब है प्राइवेटाइजेशन एंड जी से मतलब है ग्लोबलाइजेशन। ये जो है रिफॉर्म्स कब लाए गए, 1991 में। और इस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आई बात समझ में। अब यहाँ पे क्यों लाए गए, किस वजह से लाए गए, इनके क्या प्रोविजंस थे, वो हमारी एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। हमें केवल इतना याद रखना है कि एलपीजी रिफॉर्म्स है क्या, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। कब लाए गए, 1991 में। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस टाइम जो है प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ये उस टाइम क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। 4 बातें आपको याद रखनी है एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड। स्टडी करने को तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम लोग एलपीजी रिफॉर्म में पूरा दिन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी एग्जाम से रिलेवेंट कितना है, टू द पॉइंट हमें काम करना है, जिससे कि हम लोग कम स्टडी करके भी एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसके लिए 4 पॉइंट आपको याद करना सफिशिएंट है एलपीजी रिफॉर्म से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट, अब ये क्या है, इसके रिलेटेड हमें बात करनी होगी। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है एफआरबीएम एक्ट से, आपको बोल देगा एफआरबीएम एक्ट में एफ से क्या मतलब है। मेनली आर से पूछा जाता है, आर से क्या मतलब होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिप्रेजेंटेटिबिलिटी, इस तरीके के आपको ऑप्शन दे देगा और बोल देगा कि एफआरबीएम में आर का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक्ट कब लाया गया इंडियन पार्लियामेंट में, ये एक्ट लाया गया 2003 में। और इसमें रूल को फ्रेम कब किया गया, रूल को फ्रेम किया गया जुलाई 2004 में। अब इसमें क्या प्रोविजन थे, प्रोविजन ये था कि हमारे इंडिया पे जो है डेप्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, कर्जा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसको मैनेज करने के लिए ये पॉलिसी या एक्ट लाया गया जिससे कि कर्जा यानी डेप्ट को मैनेज किया जा सके। अब ये कैसे मैनेज करेंगे, इसमें जो प्रोविजन रखे गए, इसमें प्रोविजन रखे गए कि टोटल डेप्ट जो है
वो जीडीपी का 3% से ज्यादा नहीं रखेंगे। कब तक? 2008-9 तक। और कितना कम करेंगे? वो कम करेंगे हम लोग जो हैं ईच ईयर रिड्यूस करेंगे 0.5% ऑफ जीडीपी। और कब से स्टार्ट करना है? 2004 से 2005 तक। और फिजिकल डेफिसिट कितना कम करना है? 0.3% ऑफ जीडीपी एवरी ईयर। आई बात समझ में आपको? और ये कंप्लीट कितने साल में करना है? ये 5 ईयर का प्लान था कि 5 साल में जितना भी हमारा बजटरी घटा है उसको कवर करना है। 3% ऑफ जीडीपी तक लेकर के आना है 2008 तक। और स्टार्ट कब किया गया था? 2003 में। तो एफआरबीएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से कौन कौन से बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसके फुल फॉर्म से लेकर के, जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है ये एक्ट कब एनेक्ट किया गया था? 2003 में। इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन कब फ्रेम किए गए थे? जुलाई 2004 में। इसमें क्या प्रोविजन रखा गया था? हमारा जो डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस है वो कब कितना करना है? 3% ऑफ जीडीपी तक करना है विद इन 5 ईयर। एफआरबीएम एक्ट से मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना भरोसा है। ठीक है, 99.99% यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर एफआरबीएम एक्ट से क्वेश्चन बनता है तो। और क्वेश्चन बनता है क्योंकि हम लोग देखेंगे अभी कि पिछले के सालों में कैसे क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अब हमें ये देखना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस टाइप की इकोनॉमी है। कुछ इकोनॉमीज होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, कुछ कम्युनिस्ट इकोनॉमी होती है, कुछ इकोनॉमीज को गवर्नमेंट कंप्लीटली ड्राइव करती है, कुछ इकोनॉमीज ओपन इकोनॉमी होती है जो कंप्लीटली मार्केट पे डिपेंड होती है। लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि जब तक चीजें बैलेंस रहेगी या कंट्रोल में रहेगी तब तक वो मार्केट के अकॉर्डिंग फ्लोट करेगी। लेकिन जब अनसर्टेनिटी देखने को मिले तब उन पे गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन बना सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लान्ड इकोनॉमी भी है और फ्लोट इकोनॉमी भी है। तो इसलिए क्या हुआ, ये हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया की इकोनॉमी को अगर वन वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो वो कैसी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। आई बात समझ में? जिसमें हम लोग रूल एंड रेगुलेशन से भी काम करते हैं और ओपन मार्केट यानी कि सिंपल फ्लोटिंग के तहत भी काम करते हैं। इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, 101वां अमेंडमेंट एक्ट। जब मैंने अमेंडमेंट का टॉपिक पढ़ाया था पॉलिटी में तब भी डिस्कस किया था कि 101 से लेकर के 106 तक कौन कौन से अमेंडमेंट हैं। ये 101वां अमेंडमेंट क्या था, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये था जो है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी से पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? जीएसटी से पहला क्वेश्चन बनता है इसकी फुल फॉर्म को लेकर के। फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहां पे कई को लग रहा है कि ये 122 क्या है। 122 जो है वो अमेंडमेंट बिल था और जब ये पास हो गया तो 101वां अमेंडमेंट एक्ट है। जब तक कोई भी कानून पास नहीं होता उसको बिल बोलते हैं और जब पास हो जाता है तो उसको बोलते हैं एक्ट। अब इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है, तो ये हैं सबसे पहले जीएसटी जो है अफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ, और ये हुआ 1 जुलाई 2017 से। और क्या क्या बातें हैं जो हमारी जीएसटी काउंसिल है जो जीएसटी के लिए रेगुलेशन बनाती है कि कहाँ पे कितना स्लॉट का टैक्स होना चाहिए, उसके जिक्र कहाँ पे किया गया है? संविधान में आर्टिकल 279A में किया गया है। आप लोग इस पॉइंट को स्टार मार्क करके रखें, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में मेंशन है, और वो है 279A। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होते हैं? केंद्र के वित्त मंत्री होते हैं। अब वोटिंग पावर में स्टेट को कितनी पावर दी गई है,
और यूनियन को कितना वेटेज है इस पे हमें नहीं जाना, वो हमारी एग्जाम से रिलेवेंट है ही नहीं। हमें जो टू द पॉइंट बात करनी है वो इतनी ही करनी है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन टिक कर पाए। पूरी कहानी पढ़ने से हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ है द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, और ये थे अरुण जेटली। अरुण जेटली क्यों? क्योंकि उस टाइम 2017 में जब ये इंप्लीमेंट हुआ तब वित्त मंत्री कौन थे? श्रीमान अरुण जेटली थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जीएसटी जो प्रोविजंस है या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये लाया गया है बीजेपी की जब सेंटर में गवर्नमेंट थी तब। लेकिन इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो सबसे पहले कांग्रेस के जो मेंबर है पी चिदम्बरम, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय डॉक्टर पी चिदम्बरम। आई बात समझ में? द फर्स्ट कंट्री इंट्रोड्यूस जीएसटी, ये जीएसटी को सबसे पहले किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया? और ये किया था 1954 में। किसने? फ्रांस ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। आई बात समझ में? नेक्स्ट, इंडिया है चूजन द कैनेडियन मॉडल ऑफ द ड्यूअल जीएसटी। इंडिया में जो जीएसटी का मॉडल्स है वो किसको फॉलो करता है? वो कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है। कैनेडियन मॉडल को फॉलो करता है। और हमारे यहाँ पे कैसी जीएसटी है? ड्यूअल जीएसटी है। आई बात समझ में? तो इतनी बातें हमें याद रखनी होगी। सबसे पहला पॉइंट जो बनता है वो बनता है 101वां संविधान संशोधन, जो कि कब लाया गया? 2016 में लाया गया। और इसके लिए बिल कौन सा था? 122वां संविधान संशोधन बिल था। कब से स्टार्ट हुआ? इफेक्ट जो है वो है 1 जुलाई 2017 से। आर्टिकल कौन सा मेंशन है जीएसटी काउंसिल के लिए? 279A। चेयरमैन कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। और सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? अरुण जेटली। और ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पी चिदम्बरम ने स्टार्ट किया था। और हमने जो अडॉप्ट किया है वो कैनेडियन मॉडल को फॉलो किया है ड्यूअल जीएसटी के लिए। और सबसे पहले जीएसटी किसने इंप्लीमेंट किया था? फ्रांस ने किया था 1954 में। जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो 99.99% क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ये बात दिमाग में बैठा के रखें। तो इन चीजों को रिवाइज करते रहें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है नीति आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इकोनॉमी की ये 2 या 3 क्लास कंप्लीट करी तो डेफिनेटली जो भी 3 या 4 क्वेश्चन इकोनॉमी के बनेंगे वो जरूर आप टिक कर पाएंगे। अदरवाइज इकोनॉमी का इतना कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस है कि आप लोग कवर नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं नीति आयोग की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात बनती है वो यहां से पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडीज है। जो नीति आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है। ये हमारा नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कहीं भी नहीं है, इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया गया। कब एस्टैब्लिश किया गया? इसको एस्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को ये एस्टैब्लिश किया गया। ये किसको रिप्लेस किया करता है? ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है। कौन? नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन क्या है, 5 ईयर प्लान क्या है, सारी कहानी हम लोग समझेंगे आज ही। अब कहानी आगे बढ़ती है। द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ दिस नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट होंगे, परमानेंट प्रेसिडेंट होंगे, वो कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी होगा प्राइम मिनिस्टर। फिलहाल मोदी जी हैं, तो मोदी जी इस नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। आई बात समझ में? यहाँ पे आया नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज द प्रीमियर पॉलिसी ऑफ थिंक टैंक। इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है? मेन फंक्शन है थिंक टैंक की तरह ये जो है बिहेव करता है। यानी पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए जो कुछ गाइडेंस है, कुछ एनालिसिस है, वो कौन करता है? नीति आयोग करता है। तो इसको क्या नाम दिया गया है? थिंक टैंक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। द नीति आयोग, जो नीति आयोग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या देता है? इनपुट देता है किसी भी पॉलिसी के फॉर्मेशन पे।
कब फॉर्मेशन किया गया? 1 जनवरी 2015 को। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन कौन है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं और ये है नरेंद्र मोदी जी। बाकी के कौन मेंबर होंगे और प्रेजेंट में कौन मेंबर है, ये हम पढ़ेंगे इस करंट अफेयर के चैप्टर में। नीति आयोग से कोई क्वेश्चन बनेगा तो बहुत हाई चांस है कि इसी स्लाइड से आपको देखने को मिले। मैंने वेरी कंसाइजली यहाँ पे जो चीजें कंक्लूड करी है आपके लिए, जिससे कि बहुत कम चीजें पढ़ने पे एक अच्छा रिजल्ट आपको मिले। और ये आप खुद एनालिसिस कर पाएंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि केवल इतना काम करने से हम पिछले के सालों के क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाते हैं।